आज मोनिका 2 महीने की बीमारी की छुट्टी के बाद पहली बार ऑफिस जा रही थी। मोनिका की देवरानी वंदना ने अपने हाथों से मोनिका के लिए टिफिन तैयार किया था। वह किचन से बाहर आते हुए बोली, भाभी आपका टिफिन। और मोनिका के करीब पहुंची तो मोनिका उसे गले लगा लिया। मोनिका की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसके मानस पटल पर अतीत की यादें किसी चलचित्र की भांति अंकित होने लगी। छोटे से गांव से मायानगरी मुंबई के पॉश इलाके में बहू बनकर आने वाली वंदना के लिए अपनी ससुराल की राह पहले दिन से ही कठिन बन गई थी। शादी के बाद अपनी इकलौती जेठानी के पैर छूने के लिए झुकी तो मोनिका पीछे हटते हुए बोली, हार्ट इज दिसंबर, ये किस जमाने में जी रही है ड्रमदार कहीं की। आजकल कोई पैर छूता है क्या? ये हाईटेक युग है, हाय हेलो और हा करने का जमाना है। लगता है यह लड़की एजुकेटेड भी नहीं है। फिर तो भाभी से गले मिल लो वंदना, अजित ने हंसते हुए कहा। वंदना आगे बढ़ी तो मोनिका ने नाक से कोड़ते हुए कहा, बस बस दूर से ही नमस्कार कर दो, मैं मान लूंगी। वंदना दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कर आगे बढ़ गई थी। शादी के पहले दिन से ही जेठानी मोनिका का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। हाईटेक सिटी मुंबई की गलियों में बचपन बिताने वाली मोनिका को किसी ठेठ गांव की लड़की बतौर अपनी देवरानी कतई पसंद नहीं थी। मोनिका ने अपने देवर अजित की शादी अपने मामा की इकलौती बेटी लवलीना से करवाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे थे, परंतु अजित ने उसकी एक न सुनी थी। लवलीना मॉडलिंग करती थी और शहर के स्थानीय फैशन शोज में नियमित रूप से शरीक होती थी। फैशन शोज के लिए वह देश के अन्य शहरों में भी अक्सर जाती थी। लवलीना का ताल्लुक हाई फाई सोसाइटी से था, जो उसकी इलाके में स्टार बेटे बेटियों के साथ स्वच्छंद जीवन का लुत्फ उठाने वाली लवलीना फिल्मों में भी अपना नसीब आजमा रही थी। मोनिका किट्टी पार्टियों, शॉपिंग व पिकनिक के जबरदस्त शौकीन थी। वह चाहती थी कि उसके परिवार में ऐसी ही कोई मॉड लड़की आए ताकि जेठानी देवरानी में बेहतर तालमेल बना रहे। परंतु जब अजित ने देहाती लड़की से विवाह कर लिया तो मोनिका के तमाम ख्वाब पत्थर से टकराए शीशे की भांति टूटकर चकनाचूर हो गए। वह जल भूल कर रह गई। अजित मेडिकल का छात्र था। जब वह MBBS के अंतिम वर्ष में स्टडी कर रहा था तब अपने मित्र सुमित के विवाह में शरीक होने उसके गांव गया था। वह पहली बार किसी गांव में गया था। पर्वतों की तलहटी में बसे इस गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अभिजीत को पहली नजर में ही इस गांव से प्यार हो गया था। गांव के चारों ओर आच्छादित हरियाली, दूर दूर तक लहलहाते हरे भरे खेत, खेतों में फुदकती चिड़िया, हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए हग और उनकी छांव में नृत्य करते मोर, अमराइयों में कूकती कोयल आदि ने अजित को इतना प्रभावित किया कि वह शादी के बाद भी कई दिनों तक अपने दोस्त के घर पर ही रुक गया था। अपने दोस्त के विवाह में ही अजित ने वंदना को देखा था। विवाह के 2 दिन पूर्व आयोजित संगीत संध्या में उसने वंदना को गाते और नृत्य करते हुए पहली बार देखा था। संगीत संध्या की रात को नींद ने अजित की आंखों से किनारा कर लिया। रात भर उसकी आंखों के सामने वंदना का चेहरा ही घूम रहा था। उसे लगा कि अब उसकी तलाश पूरी हो गई है। के दिमाग में जीवन साथी की जो तस्वीर थी उसी के अनुरूप वंदना थी। सुमित के विवाह के बाद अजीत ने वंदना के बारे में छानबीन शुरू कर दी थी। उसने प्रवीण के पिता शिवशंकर प्रसाद से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा वंदना पंडित राम प्रसाद की ज्येष्ठ कन्या है। वे सेवानिवृत्त अध्यापक हैं, जो 2 वर्ष पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं। घर की गरीबी के कारण वंदना ने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण कर स्कूल को अलविदा कह दिया था। वंदना मेरी गोद में खेली है। लड़की बहुत ही संस्कारित, सुशील और बुद्धिमान है। वंदना की आवाज बहुत ही मीठी व सुरीली है। वह बहुत अच्छा गाती है। प्रवीण के विवाह में संगीत संध्या में तुमने वंदना के गीत सुने होंगे। अजित, एक बात मैं तुम्हें ये भी बताना चाहूँगा कि वंदना के विवाह की चिंता ने राम प्रसाद की नींद हराम कर दी है। उनकी बिरादरी के कई लोग वंदना को देखने आते हैं, पर दहेज पर आकर बात फिसल जाती है। वंदना से छोटी एक और बहन है, उसके हाथ भी पीले करने हैं। गत वर्ष पंडित जी की पत्नी का अल्पावधि बीमारी के बाद आकस्मिक निधन हो गया था। उन्होंने इलाज में पैसे पानी की तरह बहाया, पर उसे बचा न सके। पंडित जी की पत्नी का निधन क्या हुआ, इस परिवार की रीढ़ ही टूट गई। शिवशंकर प्रसाद ने अजित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटे अजित, पंडित जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनकी दोनों बेटियां सुंदर, सुशील और सुसंस्कारित हैं। अगर वंदना तुम्हें पसंद है और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो
तो मुझे पंडित जी से बात करने में प्रसन्नता होगी। शिवशंकर प्रसाद की बातों से अजित के मन में लड्डू फूट रहे थे। वह जल्दी से जल्दी मुंबई जाकर इस संबंध में अपने माता पिता से बात करना चाहता था। शिवशंकर ने अल्प विराम के बाद कहा, बेटा, कोई निर्णय लेने से पहले अपने माता पिता से एक बार बात जरूर कर लेना। हो सके तो उन्हें एक बार यहाँ लेकर आ जाना। जरूर अंकल, मैं कोई निर्णय लेने से पूर्व माता पिता से जरूर बात करूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पसंद ही मेरे माता पिता की पसंद होगी। अंकल, वंदना तो मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई है। मैं ऐसी ही लड़की को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ, जिसका मन स्वच्छ कांच की तरह पारदर्शक हो, जिसके आर पार सहज देखा जा सकता है। वंदना का मन ताल के स्वच्छ जल की तरह निर्मल है, जिसके भीतर सहजता से झांक कर तल को देखा जा सकता है। अंकल, सुमित के विवाह के दौरान हमारी कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं। मैं कल ही मुंबई जा रहा हूँ। आप चाहे तो वंदना के पापा से बात कर सकते हैं। अजित उत्साहित होकर बोल रहा था, ठीक है, मैं कल ही पंडित जी से बात कर लेता हूँ। शिवशंकर ने कहा। अजित ने मुंबई पहुंचकर जब अपने मम्मी पापा और भैया भाभी से इस बारे में बात की तो मोनिका भाभी क्रोधित होगी। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, अरे अजीत, मैंने तो लवलीना से तुम्हारे लिए बात कर रखी है। मुंबई जैसे शहर में गांव की अशिक्षित और गवार लड़की लाकर समाज में हमारी नाक कटवाओगे क्या? अरे भाभी, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था न कि मुझे लवलीना पसंद नहीं है। मेरी और उसकी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। भाभी, मैं सीधा सादा लड़का हूँ, जबकि लवलीना हाय फाय। अजित मुस्कुराते हुए और कुछ कहने जा रहा था, मगर मोनिका ने अजित की बात काटते हुए कहा, क्या बुराई है लवलीना में? दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं है। अच्छी पढ़ी लिखी है, ऊंचे खानदान की है, हाई सोसाइटी से ताल्लुकात रखती है। भैया, तुम्हें ऐसी लड़की दिन में चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। कहते हुए मोनिका मुंह फुलाकर बैठक से चली गई। अरे भाई, उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने दो न, तुम अपनी पसंद उस पर क्यों थोप रही हो? अजित के बड़े भाई रोहन ने मोनिका को समझाते हुए कहा। लेकिन तब तक मोनिका अपने कमरे में जा हो चुकी थी। 2 ही दिनों बाद अजित अपने माता पिता को लेकर वंदना के गांव पहुंच गया। वंदना सभी को पसंद आ गई। अजित की मम्मी ने तो वंदना के हाथ में शगुन भी दे दिया। चटमंगनी और पट विवाह हो गया। मोनिका की नाराजगी के बावजूद वंदना इस घर की बहू बनकर आ गई। वंदना को विवाह के पहले दिन से ही अपनी जेठानी मोनिका की नाराजगी का शिकार होना पड़ा था। वह बात बात पर वंदना पर ताने कसती थी, लेकिन वंदना ने मानो विनम्रता का चौगा पहन लिया हो। वह मोनिका के तानों पर चूं तक न करती, चुपचाप सहन करती रही। वंदना जानती थी कि शब्द से शब्द बढ़ता है, सो उसके लिए इस वक्त खामोश रहना ही उचित है। उसे विश्वास था कि समय सदैव एक समान नहीं रहता है, ये परिवर्तनशील है। एक दिन उसका भी वक्त बदलेगा। समय बीत रहा था। मोनिका एक सरकारी बैंक में नौकरी करती थी, सो वह हमेशा अपना टिफिन खुद बनाकर सुबह 9 बजे अपनी स्कूटी से बैंक चली जाती थी और शाम को 5 बजे के आसपास लौटती थी। वंदना से मोनिका इस कदर नाराज थी कि वे उसके हाथ की चाय तक नहीं पीती थी। मोनिका के बैंक जाने के बाद ही वंदना का किचन में प्रवेश होता था। वंदना के सास ससुर मोनिका के तेजतरार स्वभाव से भली भांति परिचित थे, सो वे हमेशा खामोश ही रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर किसी को क्या पता था कि कोई अनहोनी उनके दरवाजे पर जल्दी ही दस्तक देने वाली है। एक दिन शाम को बैंक से लौटते वक्त किसी टेम्पो ने मोनिका की स्कूटी को पीछे से जोर से टक्कर मार दी। मोनिका ने हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए उसके सिर पर चोट नहीं आई, मगर उसके दाएं हाथ और बाएं पैर पर गहरी चोट आई थी। किसी भले व्यक्ति ने अपनी कार से मोनिका को नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया था। अस्पताल से फोन आते ही अजित और वंदना तुरंत अस्पताल पहुंचे। मोनिका के पति रोहन ऑफिस के काम से भोपाल गए हुए थे। अजित ने देखा कि मोनिका आईसीयू में है। डॉक्टरों ने बताया कि वे अभी बेहोशी की अवस्था में है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। हेलमेट की वजह से उनके सिर में कोई चोट नहीं आई, मगर वे घबराकर बेहोश हो गई है। उसके हाथ और पैर में गहरी चोट लगी है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा। कुछ ही देर में मोनिका को होश आ गया। डॉक्टर ने अजित को इशारे से अंदर बुलाया। अजित ने मोनिका को बताया कि वे बिल्कुल न घबराएं। उनके हाथ और पैर में ही चोट लगी है, सिर में कहीं चोट नहीं आई है। एक्सरे से मालूम पड़ जाएगा कि फ्रैक्चर है या नहीं।
कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने एक्सरे देखकर अजित को बताया कि मोनिका के दाएं हाथ और बाएं पैर में फ्रैक्चर है। उन्हें करीब 1 सप्ताह अस्पताल में रहना पड़ेगा। अजित ने फोन द्वारा रोहन को घटना की जानकारी दे दी। करीब 2 सप्ताह के बाद मोनिका को अस्पताल से छुट्टी मिली। अजित और वंदना के साथ मोनिका घर पर आई। घर के दरवाजे पर मोनिका को रोककर वंदना ने कहा, भाभी अब तुम अपने लिए पानी का गिलास तक नहीं भरोगी। डॉक्टर ने वैसे भी आपको पूरे 2 महीने आराम करने की सलाह दी है। फिर आपके एक हाथ और एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा है, सो आपको अब आराम की सख्त जरूरत है। आज से आप मुझे कोई भी और किसी प्रकार का काम करने के लिए कहने में कोई संकोच नहीं करोगी, ऐसा मुझसे वादा करो, तभी आपको मैं घर के अंदर आने दूंगी। ये कहने के साथ ही वंदना बीच दरवाजे पर खड़ी हो गई। मोनिका की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने वंदना को एक हाथ से अपनी ओर खींचते हुए उसका माथा चूम लिया और रुंधे कंठ से बोली, वंदना मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें न जाने क्या क्या कहा और तुम्हें बेवजह परेशान भी बहुत किया। तुम पिछले 2 सप्ताह से सब कुछ भुलाकर मेरी सेवा में समर्पित होगी। इतनी सेवा तो अपना भी कोई नहीं करेगा। वंदना, तुम्हें इस घर में आए अभी 7 महीने ही हुए हैं, पर तुमने अपनी मृदुल वाणी और विनय भाव से हम सबका दिल जीत लिया। मुझे अजित की पसंद पर गर्व है। वंदना, तुम्हारे बर्ताव से एक बात मेरी समझ में आ गई कि गांव की लड़की अशिक्षित हो सकती है मगर असंस्कारित नहीं। तुम पारिवारिक के टिकट्स की जीती जागती मूर्त हो। वंदना प्लीज पहले तुम मुझे माफ कर दो तो ही मैं घर में प्रवेश करूंगी। भाभी आप बड़ी बहन के समान है, जिसे अपनी छोटी बहन को डांटने और फटकारने का हक तो होता है न, फिर भला मुझे बुरा क्यों लगेगा। आप माफी की बात करके मुझे शर्मिंदा न करें, ये तो आपका विनय है भाभी। कहते हुए वंदना ने अपनी जेठानी को बाहों में भर लिया। अरे भाई, देवरानी और जेठानी की डायलॉग बाजी खत्म हो गई हो तो हम अंदर चलें क्या? मुझे और अजित को जोर से भूख लगी है। दरवाजे के बाहर खड़े रोहन ने अजित की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई साहब, खत्म हो गई है हमारी डायलॉग बाजी। आप सब भीतर आइए, मैं भाभी को अपने कमरे में बिठाकर आप सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। कहते हुए वंदना ने अपने दोनों हाथ मोनिका की तरफ बढ़ा दिए, जिन्हें उसने कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे वंदना का सहारा लेते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। अरे भाभी, आप कहाँ खो गई हो? आप तो मेरा हाथ छोड़ो न, आपने कब से इसे कसकर पकड़ रखा है। आपको बैंक जाने में देर हो रही। वंदना ने कहा, ओह सॉरी वंदना, मैं तो अतीत में पहुँच गई थी। कहते हुए मोनिका ने वंदना के हाथ से टिफिन लिया और अपने पति रोहन के साथ धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी।